हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं, तो इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट था हमने आपको करा दिया है। 40 क्वेश्चन आपका इसमें से हो गया है, लगभग आपका 20 क्वेश्चन भी बचा हुआ है। तो आज इसको भी करा देंगे, फिर कल से हम एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ये आपका 2013 का है। 2013 में आपको 2 पेपर हुआ था, 2 बार हुआ था। 6-6 महीने पर आपका एक पेपर होता है, 6 महीने पर एक होता है। तो इसमें इस साल 2 पेपर हुआ था। तो ये पहला पेपर हो चुका आपका, और ये जो है ये दूसरा पेपर चल रहा है। इसके बाद हम 2014 को लेकर चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 41 से क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? ऑप्शन ए है भूकंप, बी है भारत की प्रमुख फसलें, सी है भारत की पाए जाने वाले खनिज, डी है पृथ्वी की संरचना। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए क्या है। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप कक्षा 6 या 7 के बच्चों को एक गहन अध्ययन कराना चाहते हैं, मतलब केस स्टडी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रकरण देना है। तो आप ऐसा कौन सा इन सब में से प्रकरण देंगे जिससे बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकें? तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल सही होगा कि भारत की प्रमुख फसलें। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे ये प्रकरण हमें किस तरीके से देना चाहिए। तो चलिए हम नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, गहन अध्ययन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जो गहन अध्ययन का तात्पर्य होता है वो विषय वस्तु के प्रत्येक घटक का क्या होता है, अध्ययन करना होता है। क्या होता है? विषय वस्तु के प्रत्येक घटक का क्या करना होता है, यहाँ पर अध्ययन करना होता है। अब यहाँ होता क्या है कि कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए विषय वस्तु विकल्प में भारत की प्रमुख फसलें क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो फसल है, फसल से संबंधित प्रत्येक जो घटक है वो विद्यार्थी को क्या होता है, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि अगर बच्चे के प्रकरण देते हैं तो उन्हें ये उनके आसपास के जगहों से उन्हें ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। जैसे क्षेत्र हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, फसलें की विविधता आदि, ये सब चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है तर्कना, बी है मुक्त संगत, सी आपका है आत्मकेंद्रिता, डी आपका है कि सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो उत्तर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, तर्कना। जब आप व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, तर्कना कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है 43 कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? देखिए, विभिन्न देश है, वहां पर क्या करना है कि भूमि उपयोग को दर्शाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्लो चार्ट, बी है तुलनात्मक चार्ट, सी है समय रेखा चार्ट, डी आपका है वेन आरेख। आपको देखिए करना क्या है कि अलग अलग देश हैं और उनमें आपको दर्शाना क्या है, भूमि को उपयोग। ठीक है, किस तरीके की भूमि का किस तरीके से उपयोग है वो दर्शाना है। तो इसमें से आप ऐसा कौन सा चार्ट यूज करेंगे जो बच्चों को आप आसानी से पढ़ा सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो आपका तुलनात्मक चार्ट होता है इसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है ज्ञान के, बी है अवबोध के, सी है अनुप्रयोग के, डी है संश्लेषण के। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए एक शिक्षक क्या करते हैं कि अपनी पाठ्य योजना में क्या करते हैं, वो छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अवबोधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से डैश के डॉट के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। ऑप्शन ए है कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। ऑप्शन बी है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण। ऑप्शन सी है किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। ऑप्शन डी है
कि अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से मतलब के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के विलक्षण हैं। देखिए विभिन्न स्रोत के संश्लेषण भी हैं। आपके समस्या को हल करने के लिए जो कल्पनाशील व लचीली विधि होती है ये भी आपके विलक्षण ही है चिंतन के। अर्थपूर्ण और विचारशील जो निर्णय है ये भी आपके इसके विलक्षण है। लेकिन जो दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने का जो सामर्थ्य है ये सृजनात्मक चिंतन नहीं है। देखिए आप अगर ठीक ठीक उत्तर दे देते हैं, ठीक है, हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप ठीक ठीक उत्तर सीधा सीधा दे दिए, हम कह दें कि आप कहाँ रहते हैं, आप कह दें कि हम भारत में रहते हैं, तो इसका आप कोई चिंतन नहीं करेंगे, यहाँ चिंतन आपका होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आपका 46 क्या कह रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि विद्यालय के निकट जो आसपास हैं वहाँ पे मोबाइल के टावर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला जो विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? अब बच्चे में ये कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप एक शिक्षिका हैं तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए है छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। ऑप्शन बी है कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तो आप सभी को पता है कि हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे जाओ भाई धरना दो बच्चों और पता लगाओ कि हमें ये क्यों नहीं पता है, हम इस स्कूल में आ गए इसके लिए धरना लगाओ कि हमें ये नहीं पता है कि टावर से जो विकिरण निकलता है वो हमें नुकसानदायक है या फिर ठीक ठाक है। तो ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे। अगर हम एक शिक्षिका हैं हमेशा हम बच्चों को ही क्या करेंगे, उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि आप इन चीज़ों का साक्ष्य जुटाइए, एकत्रित करिए और पता लगाइए और एक दूसरे का जो कन्फ्यूजन है उसको क्या करिए, क्लियर करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको चारों ऑप्शन नहीं दिखा सकते थे क्योंकि क्या है ना कि क्वेश्चन देख लीजिए कितना बड़ा है तो ये पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। देखिए आप सभी ना जहाँ से आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले वहाँ किया करिए। और आप सभी कमेंट करते हैं कि मैम 60 क्वेश्चन का, ठीक है, आप सभी कमेंट करते हैं कि जो 60 क्वेश्चन का आपका पूरा वीडियो है मैं बनाऊं। हाँ मैं बनाऊंगी, वो एक मैराथन टाइप में बनाऊंगी, आपको 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जिस तरीके से होगा। लेकिन थोड़ा अभी क्या है कि थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट हो जाने दीजिए। अभी आप इस महीने पढ़िए, अगर इस महीने नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट मंथ से आपको जरूर, देखिए मैं 10 नवंबर के बाद से देखती हूँ, या तो फिर अगर पहले ही हो जाता है तो पहले करूँगी, नहीं तो 10 नवंबर के बाद से हम आपको 30 नंबर का CDP देंगे और 60 नंबर का ये देंगे। ठीक है, और कुछ बच्चों को क्या है वो इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश के भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश का भी जो क्लासेस है वो दे दिया जाए। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाऊँ, बट बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितने सब्जेक्ट हैं मैं देने की कोशिश करूँगी। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो उसको मैं पूरा कंप्लीट आपको कराने की कोशिश करूँ। बस ये है टाइम मैनेजमेंट, अगर मेरा जितना होता है मैं उतना करती हूँ। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो 60 नंबर का 60 क्वेश्चन का जो पेपर है मैं वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? ऑप्शन ए है इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, बी है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र, सी है पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, डी है आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। उत्तर दीजिए क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए NCF 2005, ठीक है, इसे हम NCF 2005 भी शॉर्टकट में कर सकते हैं। ठीक है, और एक आता है आपका NEP 2020, एक आता है NCF 2005। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर जो हम SST पढ़ाते हैं विषय वस्तु, तो वो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और शास्त्र से लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए आपके हम 2 ही ऑप्शन देंगे। इन 2 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा?
ऑप्शन ए है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। ऑप्शन बी है किसी शासक की उपलब्धि की व्याख्या करने में। तो उत्तर बताइए क्या होगा। इन्हीं दो में से एक उत्तर होगा, आप उत्तर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी ना प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लिया करिए, कि देखिए आपके लाइक से क्या होता है ना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आज आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से या आपके शेयर से हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। जितनी भी वीडियो आती है आपकी सारी फ्री में आती है। बस मुझे एक अपना शौक़ है कि मैं आपको वीडियो दूँ, क्योंकि हमारे अंदर अगर वो चीज़ें हैं तो हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाने की बस कोशिश करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लिया करिए और आप पेपर भी क्लियर कर लीजिएगा। तो भी अगर आपका मन नहीं होगा तो भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं आप ज़बरदस्ती लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसलिए हम डेली आपको कभी नहीं कहते नहीं लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कभी सामने से मैं कभी पहले स्टार्टिंग में चिल्लाती ही नहीं हूँ कि नहीं लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक। ठीक है, हाँ मतलब लास्ट में मैं बोल देती हूँ एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दिया करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दिया करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो वो सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। ऑप्शन ए है ज्ञान से, बी है समझ से, सी है अनुप्रयोग से, डी आपका है कौशल से। देखिए आपके पास मानचित्र है, मानचित्र पर आप किसी स्थान को दर्शा रहे हैं तो वो किससे संबंधित हो सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। उत्तर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर मानचित्र पे किसी स्थान को आप दर्शा रहे हैं तो ये आपके कौशल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कहा गया है कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। ये बात सही है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, आप एक शिक्षक है, कानून पर परिचर्चा कर रहे हैं, तो इनमें से क्या चीज़ आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं। ऑप्शन ए है कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। ऑप्शन बी है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। ऑप्शन सी है केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें। ऑप्शन डी है कानून के प्रति डर पैदा करें। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप आंसर देते रहिएगा, अपना आंसर लिख लीजिएगा। अब चलिए हम बताते हैं। देखिए केवल जैसे ये हमारा निगेटिव हो गया, ये बिल्कुल कट गया। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव उत्तर पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव उत्तर निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, ये सीटेट के हर सब्जेक्ट में आपका काम देगा। ठीक है, चाहे आप एसएसटी पढ़ रहे हो, सीडीपी पढ़ रहे हो, ईवीएस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। अब देखिए अब ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करेंगे। भाई कितना हम उसे लॉ थोड़ी ना कराना है, ये हम सारे को हम सुस्पष्ट करेंगे उसके सामने। अब बच्चा क्लास 6-7 में है और सारे कानून को हम सुस्पष्ट करते फिरे तो वो तो पागल हो जाएगा। ठीक है, कानून के प्रति कभी डर नहीं पैदा करेंगे। जैसे वो कहते हैं ना, अरे पुलिस आ गया तुमको पकड़ के लेके चला जाएगा, ऐसा बच्चे के अंदर बिल्कुल भी नहीं हमें डर पैदा करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण देंगे, कि जैसे होता है ना कि देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई किसी को मार देता है तो हम केस कर सकते हैं, केस करने के बाद चीज़ें ऐसे होती है, ऐसे होती है, मतलब जो उनके आसपास की चीज़ें हैं उनको हम उदाहरण देकर उस तरीके से कानून को समझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ऑप्शन बी है प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। ऑप्शन सी है धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। ऑप्शन डी है कि माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करिए। हम आपको डेली कहते हैं कि आपको ऑप्शन 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। आप एसएसटी की टीचर हैं और
आप क्लास को बहुत प्रभावशाली बनाना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगी? इनमें से चारों में से आपको यही बताना है। तो चलिए आप क्या करेंगी, देखिए आपको करना है प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेंगे ऐसा नहीं है भाई। बच्चे को वो हो जाएगा कि अरे आज सोमवार है, आज मैं परीक्षा लेंगी, बस वो 9 2 11 हो जाएगा स्कूल, ठीक है। तो आप ऐसे प्रभावशाली नहीं बना सकती। अब अपने विश्वास के लिए आप उसे ढीले ढंग से ग्रेड्स देंगी कि मतलब हमारा विश्वास है कि बच्चा इस तरीके से, उसको ग्रेड्स देना स्टार्ट कर दीजिए, ये भी नहीं करेंगी। अब क्या करेंगी, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना, ऐसा भी नहीं करना है हमें। अगर हमें अच्छी शिक्षिका है एसएसटी की, तो आप विचार उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधि करेंगी। और क्या करना है कि शिक्षार्थी के विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाएंगी, न कि उसे इस तरीके से ट्रीट करिए कि वो विषय के प्रति आकर्षित ना होके सीधा वो स्कूल से घर भागने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। देखिए जैसे आप सभी हैं, आप आधे टीचर बन चुके हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए आप अपनी लाइफ में अगर पढ़े होंगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर आते होंगे, तो जैसे जब उनके क्लासेस आते होंगे तो आपको सोचते होंगे कि अरे आज अब वो सर आने वाले हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि फिर वो ऐसे, अरे वो तो आ रहे हैं, अब फिर से ये वाली क्लासेस चलेंगी। मतलब कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनसे बच्चे क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो उतने ही चीज़ें पढ़ा के और उतने ही चीज़ों में वो बच्चों को जो उनके सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ा के वो पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, बोर फील करने लगते हैं एकदम से, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं पढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं। 52 है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। कि ऑप्शन ए है लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, बी है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था, सी है कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, डी है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए संविधान पर चर्चा करते समय सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि जो प्राचीन भारत में है वो गणतंत्र है, वो फल फूल रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था, फल फूल रहा था, ऐसा तो हम उन्हें बताएंगे नहीं। इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करना है तो हम उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। अब कुछ लोग तो फटाक से बी लगा दिए होंगे, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। ऑप्शन ए है समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, ऑप्शन बी है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, ऑप्शन सी है कि अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। तीन ही ऑप्शन देंगे क्योंकि इसके जो ऑप्शन बहुत बड़े हैं, इन्हीं में से एक आपका सही है। अब उत्तर बताइएगा आप सभी। बताइएगा क्या होगा उत्तर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। ऑप्शन ए है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, ऑप्शन बी है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों की का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, ऑप्शन सी है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, ऑप्शन डी है कि विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो उत्तर क्या होगा बताइएगा आप सभी। देखिए पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। देखिए एसएसटी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर हम एसएसटी आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताना है आपको, ठीक है। या जिसको हो क्या गया है, चलिए तो इसका जो उद्देश्य है ये होना चाहिए कि जो छात्र को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण जहां दिख जाए वो हमें पॉजिटिव दिख जाता है, ठीक है। अन्वेषण अगर दिख गया तो समझिए कि 85% ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है।
अन्वेषण एवं उस पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। जागरूक बनाना भी हमारा पॉजिटिव आता है, हमने भी बताया क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऑप्शन ए है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें, ऑप्शन बी है वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, ऑप्शन सी है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, ऑप्शन डी है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। उत्तर बताइएगा। देखिए, आप सभी वीडियो शेयर नहीं करते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाती है। और जैसा हमने आपको कहा था कि जो एसएसटी की क्लासेस है वो मैं आप पढ़िए, अगर 10 बच्चे भी पढ़ते हैं तो मैं एसएसटी की क्लासेस लाऊंगी, क्योंकि हमें पता है कि आपको एसएसटी की जो क्लासेस है यूट्यूब पे बहुत कम मिलती हैं और बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, हमें भी सीडीपी पढ़ाने का शौक है, फटाक से 15 क्वेश्चन उठाओ, और इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उलझाए इस तरीके से, तो हम वो भी पढ़ा सकते हैं, ईवीएस पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने बहुत देखा है बहुत चीज़ों पे, क्योंकि एसएसटी मिलती नहीं है जल्दी यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एसएसटी में क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन इतने ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते। जहाँ पर उनको आसानी दिखती है, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे, आप देख लेंगे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे जो उनको पढ़ाने में आसान रहे। उनको ये मतलब नहीं है कि पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए, आप जो पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में मानती हूँ आते हैं, लेकिन पैटर्न को पकड़ के चलिए। और आप सभी देखिए इस चीज़ को देखकर पढ़ा करिए, पैटर्न पकड़ के चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ के चलेंगे तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जहाँ पे आपको देखिए बच्चे भी क्या करते हैं ना, उनको जब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं तो वो क्या करते हैं कि चलो यहाँ से मेरे 15 में से 15 सही हो गए, मैं कर ली। अगर वही क्वेश्चन अगर हम कराएं, आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको डिमोटिवेशन होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए, वो जो 15 क्वेश्चन 15 में से 15 सही करके आ रहे हैं आप, तो हो सकता है उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले, और जो 15 में से 10 करके आ रहे हैं हो सकता है उसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाए। देखिए, यही चीज़ें हुई थी पिछली बार हमने सीटेट पढ़ाया था, तो हमने सीडीपी पढ़ाया था। सीडीपी में हमने पूरा पेपर का पूरा एक तरीके से जो पैटर्न है मैंने वो पूरा फॉलो किया था, और जो बच्चे पढ़े थे वो अच्छा स्कोर लेकर आए, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बीच में छोड़ के भाग जाते थे, जो उनको लगता था कि ये पैटर्न पढ़ा रही है, पैटर्न बहुत टफ है। लेकिन देखिए, टफ आपको अभी लग रहा है, लेकिन पेपर में आपको वही चीज़ें मिलने वाली है ना, जो चीज़ें पेपर में मिलने वाली है वो आप वही पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा, सभी क्षेत्र एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ा हो। नेक्स्ट पर चलते हैं हम 56 पर। 56 में आपसे कह रहा है, 3 ही ऑप्शन देंगे यहाँ भी हम आपको। ठीक है, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। ऑप्शन ए है राजनैतिक निर्णयों की आलोचना, बी है सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण, सी है देश के सामाजिक राजनैतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए, जो आपका एनसीईआरटी 2005 है, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है, इसका उद्देश्य बताना है। जो आपका एनसीईआरटी 2005 है, एनईपी 2020 होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी 2005 होगा। बताइएगा क्या होगा उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा कि सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है कि वो सामाजिक राजनैतिक और वास्तविकता का विश्लेषण हो इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 57 का आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन ए है अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, ऑप्शन बी है कि समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, ऑप्शन सी है कि महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, ऑप्शन डी है वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। देखिए, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? उसमें इसलिए चलाया गया था कि जो समान अधिकार और नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। अब आप सभी बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली सीटों के अध्यक्ष द्वारा, बी है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, सी है कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा,
डी है कि गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब देखिए आपके जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो चुनाव होता है उसमें बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी होती है, जो विधायक होते हैं, विधायक द्वारा जो बहुमत प्राप्त होता है अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, जिलों से, इस तरीके से। तो यहाँ पर उन्हीं का जो वोट होता है वो गिनते हैं, जिसका ज़्यादा आता है या जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीतता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। और इस बार तो ऐसे लोग बने हैं कि पूरी लाइफ ही चौपट कर दी है सबकी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, आप सभी एक कमेंट करके बताइएगा, अगर सपोज दैट आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप सभी सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? आज आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो सारे बच्चे आज हमें बताएंगे कि अगर एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए या 12 घंटे के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, बी है लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, सी है लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, डी है कि लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए लिंग भेदभाव को प्रदर्शित हुआ करता है कि लड़कियां केवल लड़कियों की बात किया है ना, तो ये लिंग भेदभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही घर का कामकाज करेंगी, लड़के भी कर सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे लड़कियों पे ही टैग लगाए कि नहीं, अगर लड़के घर का कामकाज छू लिए तो आपके ऊपर पाप हो जाएगा। पहले तो ये होता था ना, पहले के ज़माने में जो दादा वादा रहते थे, दादी वगैरह लोग, उनको यही लगता था अरे लड़का होकर बर्तन कैसे धो सकता है, लड़का होकर अपने से खाना लेके नहीं खा सकता है, तुम खाना दोगी। तो इस तरीके से तो ये आपके एक तरीके से लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ऑप्शन बी है वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके। ऑप्शन सी है कि क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सके। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे लोकतंत्र है तो वहाँ पे संचार माध्यम चल रहा है, तो क्या आप वहाँ बैठ के क्रिकेट के मजे लेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। क्या वहाँ पे आप जाके लोकतंत्र में बैठे हैं और जो संचार वगैरह लगे हैं वहाँ पे आप विज्ञापन देखेंगे कि कोहली ने कितना रंग बनाया, धोनी ने कितना रंग बनाया, उस पर एक विज्ञापन कर दे, या फिर जो फेस वॉश है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये साबुन यूज करेंगे तो कितने गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा तो विज्ञापन हम वहाँ जाके देखेंगे नहीं। तो वो जो संचार है वो लोकतंत्र में इसलिए लगाया जाता है या इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि देश और संसार के बारे में जो समाचार देना है वो समाचार वहाँ पे दिया जाता है और उनमें होने वाली जो घटना है उसके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ए को सही कर लीजिएगा। बाकी ये आपके हुए 60 क्वेश्चन कंप्लीट, और अब इसके बाद 2013 के बाद 2014 को लेकर चलेंगे। और जैसे आप सभी का डिमांड है कि मैम 60 क्वेश्चन को लेकर चलिए, तो ठीक है हम लेकर चलेंगे। थोड़ा हमें टाइम मैनेजमेंट करने दीजिए, कुछ दिन टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है दिवाली के बाद लेके चले, क्योंकि अभी देखिए क्या है ना कि मेरे खुद मुझे पढ़ने रहते हैं, फिर अभी देखिए दिवाली पे छुट्टियां भी हो जाएंगी, घर जाना है। तो जब मैं घर से आऊँगी फिर उसके बाद मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि घर पे जाने के बाद क्या होता है ना कि नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज़्यादा गाँव में, तो वो हो नहीं पाता है। और अगर 60 क्वेश्चन का बनाना मतलब आपका 1.5 घंटे तक जाएगा, तो 1.5 घंटे की जो वीडियो ना वो जल्दी अपलोड नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे और कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 60 क्वेश्चन देने की आप टेंशन आप सभी मत लीजिए। 60 क्वेश्चन बनाने की कोशिश हम करेंगे, बस थोड़ा वेट करिए, हम आपको 2024 तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।